ओके, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके पहले लेक्चर में हमने लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट वाला पार्ट सीकम वाले पार्ट को हमने एक्सप्लेन किया था। सीकम में हमने कहा था कि यहाँ पर कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा, इंटेस्टाइनल माइक्रोफ्लोरा यहाँ पर एसोसिएटेड होते हैं। सीकम में एम्पुला ऑफ वेटर की एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन कर रही थी। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम ओपन कर रहा था एम्पुला ऑफ वेटर से, और यहाँ पर गार्ड था इलियोसिकल वॉल, इसको गार्ड करता रहता है। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि जेजुनम और इलियम में विलाय होते हैं, और वहां पर जैसे ही डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, अब अनडाइजेस्टेड फूड आगे भेज दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हमने कहा था फर्स्ट सीकम। सीकम का टर्मिनल पार्ट यहाँ पर एक नैरो सीकम, एक एंड की तरफ से एक नैरोवर स्ट्रक्चर में टर्मिनेट होता है। इस स्ट्रक्चर को हमने कहा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिससे रिलेटेड हमने अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स एंड अपेंडेक्टोमी, इट मींस इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ओके, देन सीकम से आगे की जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें सबसे बड़ा पार्ट है पूरा विजिबल है बेटा आप लोगों को? ये कौन आया है? सोना। ओके, पूरा विजिबल है बेटा ये आपको? यस सर। ओके, तो नाउ ये जो हमने बनाया है पूरा पार्ट, ये सीकम के अलावा दो और पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सीकम को छोड़ करके और दो पार्ट्स यहाँ पर उसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है सीकम के बाद यहां तक अवेलेबल, मतलब हम यहां से यहां तक का पार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतना पूरा पार्ट। ओके, ये अकेले पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम कहते हैं कोलॉन। सेकंड पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, पहला लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट हमने सीकम, इसको एक्सप्लेन किया था कल। आज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं कोलॉन को रिप्रेजेंट करना।
ओके। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर का अब्जॉर्प्शन कोलॉन से होता है। ओके, सबसे ज्यादा वाटर हमारी बॉडी में से कहीं से अब्सॉर्ब होता है तो वो है कोलॉन पार्ट, क्योंकि यहाँ से वाटर अब्सॉर्ब होने के बाद में 100% सॉलिडिफाइड वहां पर होने की चांसेस होंगे फिर फीकल मटेरियल के, अनडाइजेस्टेड फूड के। इसलिए वहां पर सॉलिडिफिकेशन दो चीजें करती है, एक तो बैक्टीरिया वाटर अब्सॉर्प्शन करते हैं सॉलिडिफिकेशन के लिए, और दूसरा फिर बाकी इस पूरे ट्रैक में लार्ज इंटेस्टाइन के जो बड़ा पार्ट है कोलॉन, इसमें बाकी वाटर को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो मैक्सिमम वाटर अब्सॉर्प्शन कहाँ से होगा हमारी बॉडी में, तो कोलॉन, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो भी कोलॉन वाले पार्ट में। अब जो यहाँ पर जो फीकल मटेरियल है, ये मटेरियल अब यहाँ से पास होकर के ये एनस के थ्रू बाहर निकलना चाहिए। ओके, बॉडी से इजेस्ट आउट होने के लिए, रिलीज आउट होने के लिए ये ओपनिंग है एनस। तो यहाँ पर है, अभी यहाँ पर है अनडाइजेस्टेड फूड, और यहाँ से निकलना है, इसको इस तरह का पाथ ट्रैवल करना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोलॉन में ये ऊपर की तरफ जाएगा पहले, ठीक है, देन फिर इस वे में, फिर ऐसा, और फिर लास्ट में ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से कोलॉन को हम 4 पार्ट्स में डिस्टिंग्विश कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर कौन कौन से 4 पार्ट्स? फर्स्ट, कोलॉन में अब फीकल मटेरियल ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, मतलब असेंडिंग मूवमेंट कर रहा है। देयरफॉर कोलॉन का ये पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट, इसको हम टर्म देते हैं असेंडिंग कोलॉन। तो कोलॉन को नेमिंग हम करते हैं उसके पार्ट्स को, उसके किस फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहां से कहां पर मूव करेगा, ठीक है। तो उस मूवमेंट या डायरेक्शन के बेसिस पर हम उसको नेमिंग करते हैं। कोलॉन में फीकल मटेरियल असेंडिंग मूवमेंट करेगा, देयरफॉर इतना पार्ट हो गया असेंडिंग कोलॉन। देन इधर ट्रांसवर्स मूवमेंट करेगा, इसलिए ये पार्ट हो गया ट्रांसवर्स कोलॉन। अब किधर हो रही मूवमेंट, कैसी मूवमेंट हो रही है? डिसेंडिंग कोलॉन। यस, डिसेंडिंग मूवमेंट हो रही है, देयरफॉर वहां पर हम नाम दे देंगे इसको डिसेंडिंग कोलॉन। ओके, तो ये पार्ट हो जाएगा कोलॉन का, डिसेंडिंग कोलॉन यहाँ तक। अब यहाँ पर जो मूवमेंट हो रही है, ये भी तो डिसेंड डाउन ही हो रहा है, लेकिन ये सीधा डिसेंड डाउन हो रहा था, अब ये यहाँ पर अलग, इसमें ये जो पार्ट है ये ऐसा सिग्मोइडल शेप, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मोइड कोलॉन। तो इस पार्ट को कोलॉन के हम टर्म देते हैं सिग्मोइडल कोलॉन, और कुछ लोग डायरेक्टली सिग्मोइड कोलॉन बोल देते हैं। ओके, तो सिग्मोइड और सिग्मोइडल कोलॉन, तो कोलॉन के 4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, ओके, एंड देन सिग्मोइड कोलॉन। क्लियर बेटा? कोलॉन में वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन होता है ज्यादातर, ठीक है। कोलॉन highest amount of water absorption takes place through colon. ओके, सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर अब्सॉर्ब होगा कोलॉन से, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प इन मिनरल एंड सम विटामिन अब्सॉर्प्शन, तो कुछ मिनरल्स और कुछ विटामिन के अब्सॉर्प्शन में भी कोलॉन हेल्प करता है।
ओके। लेकिन उससे भी एक चीज है कि ये अभी यहाँ पर कोलॉन में जो मूवमेंट होती है फिकल मटेरियल की, ये भी, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं बोवल्स मूवमेंट। ओके, यहाँ पर भी म्यूकस सीक्रेट होता है, गॉबलेट सेल यहाँ पर भी है, म्यूकस सीक्रेट होता है। और वो म्यूकस इसलिए सीक्रेट होता है कि जो फीकल मटेरियल जो सॉलिडिफाई हुआ है वो जैसे से यहाँ से पास होगा तो इसकी मस्कुलर वॉल को रप्चर ना करे, इसलिए उस फीकल मटेरियल के चारों तरफ म्यूकस थोड़ा सा वहां पर कवर किया जाता है। तो यहाँ पर भी म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स मिलती है, गॉबलेट सेल्स, जो कम अमाउंट में म्यूकस सीक्रेट करेगी, जिससे कि जब ये बोवल मूवमेंट हो रही है, ओके, फीकल मटेरियल की मूवमेंट हो रही है, तो इसमें फ्रिक्शन के कारण जो है लार्ज इंटेस्टाइन की मसल्स को, कोलॉन की मसल्स को, कोलॉन के पार्ट को, कोलॉन का पार्ट रप्चर ना हो, बोवल मूवमेंट। और ये बोवल मूवमेंट भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है। ओके, बोवल मूवमेंट भी अ टाइप ऑफ पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ओके, पेरिस्टालसिस फिनोमेनन ये भी शो करते हैं। तो पेरिस्टालसिस एक्चुअल में दो जगह पर होती है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। एक तो आपने जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पेरिस्टालसिस इसोफेगस से स्टमक में फूड के लिए, और एक बोवल मूवमेंट के लिए, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को इजेस्ट आउट करने के लिए सेकंड कोलॉन के अंदर चलती है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट, कोलॉन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है यहाँ पर अब ये ट्यूब लाइक पार्ट is called as rectum। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को हम बोलते हैं रेक्टम। सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ओके, सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और जिसका ओपनिंग, रेक्टम ओपन्स थ्रू एनस। ओके, तो एनस की हेल्प से ये ओपन होता है। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर रेक्टम से रिलेटेड दो एक पॉइंट्स आपको बताने हैं। डन? किसी को डाउट हो यहाँ तक तो पूछ सकता है। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? हेलो, कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है बेटा? यस सर, हो गया। यस सर, हो गया। गुड। अब हमने ये रेक्टम, इस पार्ट को के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपको एग्जाम में पूछते हो। रेक्टम एक सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बट रेक्टम के पास में यहाँ पर भी एक स्फिंक्टर होता है ओपनिंग के पास, एनस के पास में, और वो ओपनिंग, वो स्फिंक्टर ओपन हो या क्लोज हो, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन मूवमेंट, इसके लिए उसके पास में नर्व सप्लाई होता है, और नर्व प्रॉपर काम करती रहे, वो पार्ट ऑर्गन बराबर काम करता रहे, इसलिए उसके पास में एनर्जी होना चाहिए, और एनर्जी के लिए फिर ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज चाहिए, और ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, मतलब ब्लड वेसल्स भी चाहिए। ये जो हमने रेक्टम को रिप्रेजेंट किया, हमने यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना, ये रेक्टम को, जो ट्यूब लाइक रेक्टम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। सर यस सर, उसको एनल स्पिंटर बोलते हैं ना? क्या बेटा? एनस
एनल स्प्रिंटर। हाँ, एनल स्फिंक्टर बोलेंगे उस वापर स्फिंक्टर जो प्रेजेंट रहेगा उसको। ठीक है, नाम आप दे सकते हैं, एनस के पास में स्फिंक्टर है, देयरफॉर एनल स्फिंक्टर बोल सकते हैं आप उसको। ओके, तो रेक्टम की ये ओपनिंग, ये हो गया एनस। लेकिन ये जो ओपनिंग है एनस, तो ये स्किन के बाहर ओपन होती है। ओके, तो हमने बॉडी की स्किन यहाँ पर बना दी, बॉडी की स्किन से बाहर की तरफ ये ओपन होगा। ठीक है, एनल ओपनिंग। और ये इंटरनल पार्ट दिखाया, कटेड सेक्शन हम दिखाए कि जिसमें आपको रेक्टम दिख रहा है। इस रेक्टम में, रेक्टम की जो वॉल होती है, हमने रेक्टम को कट किया, रेक्टम की वॉल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, समझ लो ये अपनी वॉल, ये सेक्शन कट किया तो आपको उसकी वॉल दिखने लगती है। ये अंदर की कैविटी है। इस वॉल में ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरी, वेन, ये ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पर। ओके, तो रेड कलर में मैं ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर आर्टरी और वेन दोनों को रेड कलर में समझ लेना कि ये ब्लड वेसल्स है। और इनके साथ में और रेक्टल वॉल में नर्व्स भी होती है। क्लियर? ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई कर रही है और ले भी जा रही है आर्टरी और वेन, और ये नर्व जो उसको स्टिमुलस दे रही है, जो ब्रेन से जो सिग्नल आ रहे हैं, किस तरह के रिफ्लेक्सेस करना है उसको, कि जेस्ट आउट करना है या नहीं करना है, एनल स्फिंक्टर को ओपन हो रहा है, होना है या नहीं होना है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रेक्टल वॉल में, ये पूरी हो गई रेक्टल वॉल। रेक्टल वॉल, और ये जो रेक्टल वॉल में मसल्स है, रेक्टस, रेक्टम की, ब्लड वेसल्स है एंड नर्व्स है, इन तीनों को मिला करके, ठीक है, रेक्टल मसल्स, फिर सेकंड यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ये थर्ड हमने रिप्रेजेंट किया था, ये है नर्व्स। इन तीनों को मिलाकर के हम नाम देते हैं रेक्टल कॉलम। रेक्टल कॉलम। ओके, तो रेक्टल वॉल में रेक्टम की मसल्स, ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन एंड नर्व्स, इन तीनों को मिलाकर के हम उसको कहते हैं रेक्टल कॉलम। ओके, तो फर्स्ट रेक्टल कॉलम में क्या क्या चीजें आती है वो आपको क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभार रेक्टस खुद है, इसलिए ओनली रेक्टल वॉल एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स ऐसा लिख देता। फर्स्ट थिंग तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, ये ओनली रेक्टल जो एनल ओपनिंग है वहां तक आती है, मतलब एंडिंग जो होती है इनकी, नर्व की एंडिंग, ब्लड वेसल की एंडिंग, ये ओनली जहां तक रेक्टल वॉल है वहीं तक होती है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन एक कंडीशन होती है पाइल्स, नाम सुना है क्या आप लोगों ने? यस सर। यस, तो ये जो पाइल्स, ये जो कंडीशन है बेटा, ये अबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें अगर रेक्टल कॉलम एनलार्ज हो जाए उसको हम बोलते हैं पाइल्स। तो पाइल्स इट मींस enlargement of
रेक्टल कॉलम एनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया, और अब वो बड़ा होगा तो क्या होगा, लंबा होगा तो क्या होगा, अब वो बाहर ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकता कोलॉन की तरफ, अब उसके लिए बस एक ही जगह खुली है, ठीक है, कि वो नीचे एनल ओपनिंग की तरफ वो ज्यादा वहां पर बढ़े, तो एनल ओपनिंग तो वहां पर ही थी, तो अब ये बढ़ करके क्या हो जाता है, स्किन से पेनिट्रेट करने लग जाती है। तो ये जो ब्लड वेसल है या फिर नर्व्स है, ये स्किन के बाहर आने लग जाते हैं, और इस कंडीशंस को हम बोलते हैं फिर पाइल्स। जब ब्लड वेसल्स की एंडिंग या नर्व्स की एंडिंग, रेक्टल नर्व्स की एंडिंग उसकी वॉल से निकल करके स्किन के थ्रू स्किन को पेनिट्रेट कर जाए और बाहर तक आ जाए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पाइल्स। एनलार्जमेंट, abnormal enlargement of rectal column which results in the penetrance of skin, the penetrance of skin by rectal artery or veins, rectal vessels, or rectal nerves, or both. ओके, तो रेक्टल कॉलम का अबनॉर्मल एनलार्जमेंट जिसमें दोनों भी आ सकते हैं, रेक्टल वेन, रेक्टल आर्टरीज एंड रेक्टल नर्व्स, या फिर कोई भी रेक्टल वेसल्स में से कोई भी एक, या फिर रेक्टल नर्व्स, ठीक है। अगर ये आ जाए, स्किन के बाहर आ जाए यहाँ से, तो इसको बोलते हैं पाइल्स। अब क्या होता है, जिसको पाइल्स हो जाता है वो उसमें ज्यादा इरिटेशन फील होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा पर्सन ज्यादा देर तक किसी जगह पर एक जैसा बैठा नहीं रह सकता या खड़ा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि ये जो स्किन के बाहर निकले हुए एंडिंग है, नर्व्स के या ब्लड वेसल्स के एंडिंग है, ये स्टिमुलस जैसे इसको मिलेगा, जैसे कोई बैठेगा ज्यादा देर तक तो फिर वो इरिटेट करने लग जाएंगे उसको जो है वहां पर, तो इसलिए वो कभी भी स्टेबलाइज होकर के बैठ नहीं सकता वो पर्सन। थोड़ी देर बैठने के बाद में उसको इरिटेशन फील होगी या पेन फील होगा, ओके, क्योंकि जो नर्व्स है, ब्लड वेसल्स है, ये सिग्नल देगी वहां पर, तो नर्व्स का सिग्नल ब्रेन को जाएगा और वो इरिटेशन फील होगी। ये पाइल्स की कंडीशन इसको बोलते हैं। अब कुछ लोग इसकी तरफ अगर ज्यादा ध्यान नहीं दें, ठीक है, क्लियर। अब पाइल्स ये एनलार्जमेंट होता क्यों है, उसके रीजन क्या है। पाइल्स तब होगा जब एनलार्जमेंट होगा रेक्टल कॉलम में से किसी चीज का। अब इन तीनों में से कोई भी एनलार्ज कब होती है, रेक्टल मसल या रेक्टल वेन या फिर आर्टरी या फिर रेक्टल नर्व्स, ये एनलार्ज कब होती है। तो सबसे पहला, सबसे ज्यादा असर ये होता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, ओके, मतलब वो डेली जो है प्रॉपर फ्रेश नहीं हो सकता, उसको जो है फीकल मटेरियल को इजेशन, जो डिफिकेशन है वो डिफिकेशन जो है वो अच्छे से नहीं कर पाता, तो ऐसे पर्सन को ये होने के चांसेस पहले हो सकते हैं सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो पर्सन फिर क्या करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा करके जो है वो डिफिकेशन करने की कोशिश करता है, स्टूल को निकालने की कोशिश करता है, फीकल मटेरियल को रिलीज आउट करने की, और जब वो प्रेशर लगाएगा तो इन रेक्टल कॉलम के ऊपर भी प्रेशर लगेगा, और इनके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगेगा तो फिर ये स्ट्रेस की कंडीशन में हो सकता है कि एनलार्ज होने लग जाए धीरे धीरे, ओके। तो इसलिए सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर रेक्टल कॉलम पर प्रेशर लगने से ये इसके चांसेस बढ़ सकते हैं, इसलिए डिफिकेशन कभी भी बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ में 2-4 दिनों तक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। एक आध दिन अगर किसी रीजन के कारण हो गया तो बात अलग है, एक दिन से पाइल्स नहीं होते, लेकिन अगर ये कंटिन्यू चलता रहा 2-4 दिन तो फिर वहां पर होने के चांसेस हो सकते हैं आगे,
क्योंकि वो अबनॉर्मलिटी रहेगी और फिर उसके कारण हो सकता है अबनॉर्मल बिहेवियर करे, फिर रेक्टल कॉलम और फिर एनलार्ज हो जाए। सिग्नल जा रहा है बार बार। ओके, ज्यादा स्ट्रेस जो लेते हैं पर्सन उनके इसमें, ठीक है। ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है, काम नहीं करते, आलसी होते, बहुत ज्यादा आलसी होते हैं और फिर उनको अचानक से कोई स्ट्रेस आ जाता है, कोई अचानक से बहुत बड़ा काम करने पड़ते हैं, तो उनमें होने के चांसेस, मतलब ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगा केमिकल्स का, तो फिर वहां पर इसमें भी आ सकता है। इसलिए ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस, ये कुछ वहां पर कंडीशंस है। ओके, ऐसे पर्सन जो बहुत कम पानी पीते हैं, ओके, उनमें भी जो है डिफिकेशन में प्रेशर लगेगा। तो ऐसे कुछ रीजन होते हैं और कुछ में जेनेटिकल होता है, इनहेरिटेबल होता है, पेरेंट्स से आता है, ठीक है। ये प्योरली इनहेरिटेबल डिसीज नहीं है, लेकिन कुछ पर्संस में इसका सिग्नल आता है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेबल हो सकता है, 100% नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के पेरेंट को है तो फिर उसको भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि ये इनहेरिट हुआ है, सभी में नहीं देखा। फिर एक कंडीशन है हीमोरेजिक पाइल्स या हीमेरॉइड्स, हीमोरॉइड्स, और इसी को बोलते हैं हीमोरेजिक पाइल्स। हीम का मतलब क्या होता है बेटा? जो मैंने यहाँ पर स्पेल किया है हीमो, हीमो में एक टर्म आई है हीम, HAEME, ये होता है हीम। हीम का मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड से रिलेटेड, ओके, ब्लड और आयरन से रिलेटेड, तो ब्लड से रिलेटेड होता है हीम। तो रेज, रेज का मतलब होता है टू फ्लो। तो इसको दोनों हीमोरेज को मिलाकर के आप क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, क्या हो रहा है? रिलेटेड टू ब्लड फ्लो। यस, मतलब कि ब्लड का फ्लो होने से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, ओके। तो हीमोरेजिक पाइल्स मतलब ऐसे पाइल्स जिसमें इवन ब्लड भी रिलीज हो रहा है, ब्लड भी निकल रहा है, ड्रॉप्स के फॉर्म में ब्लड भी। क्यों? क्योंकि अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी पाइल्स की, जिसमें कि जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर भी हो रही है बाहर, स्किन के बाहर, उसको इतना प्रेशराइज किया जा रहा है कि इवन वो रप्चर हो रही है बाहर, और रप्चर होकर के ब्लड लूज आउट हो रहा है, ब्लड भी बाहर वहां पर दिख रहा है एनस के पार्ट में, ठीक है। हीमोरेजिक पाइल्स मतलब कि जिसमें ब्लड वेसल, रेक्टल ब्लड वेसल्स रप्चर होगी, रेक्टल blood vessels get ruptured, ओके, रप्चर्ड होगी और रप्चरिंग के कारण वहां से ब्लड लूज आउट होगा बाहर से, ठीक है। तो एनल पार्ट के पास में वहां पर ब्लड बाहर से अगर दिख रहा है तो वो हीमोरेजिक पाइल की कंडीशन हो सकती है। इंटरनली अगर फीकल मटेरियल के साथ में ब्लड आ रहा है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो लार्ज इंटेस्टाइन के किसी पार्ट या रेक्टम की जो है फ्रिक्शन के कारण वहां की ब्लड वेसल रप्चर हुई हो अंदर की कुछ टाइम पीरियड के लिए बस, ओके। तो अलग अलग कुछ इन्फेक्शंस में भी ब्लड आता है स्टूल में, तो जिसको पाइल्स है और फिर उसके बाद में ब्लड आ रहा है तो वो हीमोरेजिक पाइल्स होगा, ठीक है। केवल फीकल मटेरियल में ब्लड आया तो उसको आप हीमोरेजिक पाइल्स नहीं बोलेंगे, ये ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, इलाज इंटेस्टाइन कंप्लीट होता है फिर। किसी को कोई डाउट है? स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर।
ओके, अब नेक्स्ट ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हो गए। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने दो पार्ट्स में पढ़ना था, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स, ओके, और दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड पूरे पार्ट माउथ से लेकर एनस तक हमने रिप्रेजेंट किए। नाउ अब एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड का मतलब है कि ऐसी ग्लैंड्स जो डाइजेशन के लिए सिक्रीशन तो करेगी लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, डायरेक्ट बाहर से सिक्रीशन करेगी। एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स। तीन टाइप की ग्लैंड्स हमने कही थी एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियास एंड लीवर। ओके, उसमें से नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। नंबर 1 salivary glands. Okay, so in human beings there are 3 pairs of salivary glands. Human beings में 3 pairs मिलती है, 3 pairs मिलती है salivary gland। In humans there are 3 pairs of salivary glands, which they are, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट पेयर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, इनके सिक्रीशन को हम सलाइवा कहते हैं, सलाइवरी जूस, सलाइवा। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड, ओके, तो ये जो हमारे ईयर पिन्ना होते हैं, ओके, शायद यहाँ से आपको अच्छे से दिखे, ओके, तो ये जो ईयर पिन्ना है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर जिसको हम बोलते हैं, ये ईयर पिन्ना के ठीक बिलो, नीचे, ओके, यहाँ पर चीक रीजन में पैरोटिड ग्लैंड्स मिलती है। ओके, तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स located below the ear pinna, it means external ear, found in a pair ठीक है, तो एक पेयर में है क्योंकि एक इधर की तरफ है और एक इस साइड में, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ओके, ईयर पिन्ना और बिलो दी, ऐसा लिखो, ईयर पिन्ना, और आप इसको कह सकते हैं और इन चीक रीजन, गालों वाले रीजन में, चीक रीजन and found in a pair।
3 पेयर्स हमने कही थी, 3 पेयर्स में से पहली पेयर होती है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। अब अगर ये चिक रीजन में है, गालों वाली जगह पर है, और सलाइवा कहाँ सीक्रेट होता है बेटा, कहाँ आना चाहिए सलाइवा को, सलाइवा को कहाँ आना चाहिए, सर माउथ में। माउथ में। तो माउथ में कैसे आएगा बताओ, माउथ में कैसे आएगा, salivary gland. सलाइवरी ग्लैंड तो सलाइवा सीक्रेट कर रही है और वो है कान के नीचे यहाँ पर चिक वाले रीजन में, तो वो ओरल कैविटी में आएगा कैसे, ये ईयर वाला रीजन है, ठीक है। सर डक्ट होती है क्या? ओके, इसके ठीक नीचे की तरफ यहाँ पर हमने बनाया, हाँ गुड, यहाँ पर इसका अब इंटरनल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर है वो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड चीक रीजन में, और माउथ इधर की तरफ है, यहाँ पर है टीथ वगैरह, यहाँ पर है माउथ, ये लोअर जॉ वाला एरिया, ठीक है। इधर नीचे की तरफ बनाना पड़ेगा थोड़ा, इधर, ठीक है। ये अब ये लोअर जॉ का पार्ट, यहाँ पर टीथ खत्म हो गए और उसके बाद में ये इधर जा रहा है लोअर जॉ का पार्ट, ठीक है, ये इधर जा रहा है। तो यहाँ पर पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड इधर है, बिलो द ईयर पिन्ना, और एक इधर है, तो यहाँ पर है और ओरल कैविटी में जाना है, ओके, यहाँ पर है इस रीजन में और उसको अंदर ओपन होना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ ना कुछ एक वेसल डक्ट होना चाहिए जो यहाँ से यहाँ तक ठीक है, क्योंकि ये डक्ट के थ्रू जो है वो ओपन होगा, डक्ट के थ्रू जो है वो सलाइवा जाएगा, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ओके। सलाइवरी ग्लैंड ये एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक्सोक्राइन ग्लैंड जूस सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करती है, और वो अपना सिक्रीशन डक्ट की हेल्प से रिलीज करती है, तो यहाँ पर स्पेशल डक्ट होना चाहिए, ओके। तो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन अ पेयर opens at second maxillary teeth, second maxillary teeth, क्योंकि पेयर में है तो राइट साइड वाली सेकंड मैक्सिलरी टीथ इधर वाले के पास में ओपन होगी और इधर सेकंड मैक्सिलरी टीथ के पास में ओपन होगी। अब मैक्सिलरी टीथ का मतलब कौन बताएगा, सबसे पहले तो ये बताओ, और वो भी कौन सा वाला, मैक्सिलरी मोलर टीथ, तो मैक्सिलरी सेकंड मोलर टीथ, ऐसा लिखो, मैक्सिलरी सेकंड मोलर टीथ। मैक्सिलरी का मतलब कौन बताएगा, ये लोअर जॉ की जो बोन है इसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ओके। ये एक बोन है, लोअर जॉ की जो बोन है, ठीक है, ये है मैंडिबल, लेकिन जो अपर जॉ बनाती है नोज के नीचे जो यहाँ पर है, ये जो अपर जॉ बनाती है, अपर जॉ बनाने वाली दो बोन्स है जिनको मैक्सिली बोलते हैं, ओके। तो मतलब ये मैक्सिलरी मतलब अपर जॉ वाले इसमें, और अपर जॉ में सेकंड मोलार के पास में, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड मोलार इधर का, सेकंड मोलार इधर का, ठीक है, अपर वाले में। तो अपर जॉ के राइट सेकंड मोलार में और लेफ्ट सेकंड मोलार के पास में ओपन होगी,
लेकिन किसकी हेल्प से ओपन होगी? एक डक्ट की हेल्प से, थ्रू once with the help of अब उस डक्ट को हम पैरोटिड डक्ट कहेंगे। ठीक है, सिंपल हम पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट से पैरोटिड डक्ट बोल सकते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में नीट में पैरोटिड डक्ट बहुत बार नहीं आता, वहां पर दूसरा नाम आता है। तो क्या नाम आता है? स्टेनसन डक्ट, क्योंकि स्टेनसन नाम के साइंटिस्ट ने इस डक्ट को पहले सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। विद द हेल्प ऑफ पैरोटिड डक्ट, और इसका फेमस नाम है स्टेनसन डक्ट। आपको एग्जाम में भी ज्यादातर स्टेनसन डक्ट किया था। पैरोटिड डक्ट बोलेगा तो आप आसानी से पहचान जाओगे पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड डक्ट, इसलिए वो उसका दूसरा नाम ज्यादा पूछता है। ओके, स्टेनसन डक्ट के थ्रू ओपन होती है। ये फर्स्ट अगर क्लियर हुआ तो ऐसे ही सेकंड और थर्ड भी हमको पढ़ना है। फर्स्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से। डन? Yes. ओके, सेकंड, चलो फर्स्ट का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से यहाँ तक का, फिर मैं सेकंड और थर्ड आपको वहां पर बता देता हूँ फिर साथ में। डन? जल्दी करो बेटा। डन सर। गुड। Second pair and third pair of salivary glands जो सेकंड पेयर है उसको हम बोलते हैं सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड। मैंडिबल मतलब अभी भी बताया था कि मैंडिबल का मतलब होता है लोअर जॉ की बोन। सब मैंडिबुलर मतलब लोअर जॉ के पास में रहेगी या तो ये सलाइवरी ग्लैंड, और इसी को दूसरा नाम देते हैं सब मैक्सिलरी। क्योंकि दो है तो दो में से एक मैंडिबल के पास में एसोसिएटेड है और दूसरी पेयर में से दूसरा मैक्सिला के पास में। ओके, तो एक अपर जॉ के पास में है और एक लोअर जॉ के पास में, इसलिए सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड सेकंड पेयर। ये ग्लैंड्स, ये भी अब पेयर रहेगी। मैंडिबल और मैक्सिली से कनेक्टेड रहेगी, associated with or located at upper jaw and lower jaw, upper jaw and lower jaw। अपर जॉ की बोन मैंडिबल होती है और लोअर जॉ की बोन मैक्सिली होती है। फिर ये ओपन कहाँ होगी? तो opens at floor of buccal cavity। ओरल कैविटी के जो फ्लोर है वहां पर ओपन होती है, वहां पर सलाइवा रिलीज करेगी। लेकिन फिर रिलीज करने के लिए, ओपन होने के लिए कोई डक्ट चाहिए, विद द हेल्प ऑफ, अब उस डक्ट का नाम क्या है? उस डक्ट को सबसे पहले वाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने देखा था, देयरफॉर वाल्टन्स डक्ट। ठीक है, तो ऊपर से भी ऊपर वाले अपर जॉ से भी वाल्टन डक्ट लेकर के आएगी एक, और दूसरी वाल्टन डक्ट लोअर जॉ से फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में सलाइवा को रिलीज करेगी। ऐसे ही थर्ड पेयर को हम बोलते हैं सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड। लिंगुआ का मतलब टंग। गुड, टंग, तो टंग से रिलेटेड। लिंगुआ मतलब लैंग्वेज और टंग से रिलेटेड। ओके, तो
ये भी अगेन अ पेयर मिलेगी। तो फर्स्ट भी पेयर थी, सेकंड भी पेयर थी और ये थर्ड भी पेयर है, तो 3 पेयर हो गई ह्यूमन बीइंग्स में। कहां पर लोकेटेड होती है? लोकेटेड एट लोकेटेड बिलो द टंग। ठीक है, टंग का एक्चुअल में बिलो द टंग नहीं बोलेंगे, टंग का जो फ्लोर ऑफ बकल कैविटी वाला जो सरफेस रहती है, ठीक है, लोअर सरफेस, लोकेटेड इन लोअर टंग सरफेस। तो दैट पार्ट ऑफ टंग जो ओरल कैविटी के फ्लोर के पास में है, वहां पर ये प्रेजेंट रहती है। तो टंग में प्रेजेंट है, टंग के लोअर सरफेस पर है, इसलिए उसको लिंगुअल टर्म दिया हमने। फिर ये फ्लोर ऑफ बकल कैविटी में ही ओपन होगी, ओपन्स इनटू फ्लोर ऑफ बकल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर ही उसके फ्लोर पर ये सिक्रीशन डालेगी सलाइवा। लेकिन ये टंग के अंदर है और सिक्रीशन डालना है फ्लोर के पास में, तो क्या वहां से डायरेक्ट डाल देगी? नहीं, वेसल एक ट्यूब की हेल्प से डालेगी, डक की हेल्प से। उस डक को हम बोलेंगे, एक्चुअल में इसमें से बहुत सारी छोटी छोटी फाइन डक निकलती है, उन फाइन डक को मिलाकर के एक बड़ी डक बनती है। आप उसको आसानी से देख सकते हैं। टंग को अगर आप पूरी तरह से ऊपर करेंगे और मिरर में देखेंगे तो आपको दो ऐसी डार्क ब्लूइश कलर की या ब्लैक कलर की जो आपको ऐसी डक जैसी दो वेसल जैसी दिखेगी, वो एक्चुअल में डक्ट ऑफ रेविनस है, जो छोटी छोटी डक से मिलकर बनी है। बकल कैविटी with the help of duct of Ravenous और Ravenous duct भी बोलते हैं कुछ लोग, duct of Ravenous। अब ह्यूमन बीइंग्स में हमने कहा 3 पेयर्स मिलती है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन क्या है, कभी कभार आपको पूछता है कि मैमल्स में कितनी मिलती है। तो आपने पढ़ा ह्यूमन बीइंग्स और ह्यूमन बीइंग भी मैमल है, इसलिए आप 3 पेयर आंसर ना दे दो। कुछ मैमल्स में 4 पेयर्स मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स में 3 पेयर है, while in few mammals like rabbit, extra pair of salivary gland, मतलब कि उसमें 4 पेयर मिलती है रैबिट में। ओके, ये 3 तो मिलेगी ही, एक एक्स्ट्रा भी मिलेगी जो जो आईज के नीचे यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक बोन होती है, इस बोन के पास में मिलती है, इसलिए उसको जाइगोमॉर्फिक salivary gland भी बोलते हैं। While in few mammals like rabbit, an extra pair of salivary gland, extra pair of salivary gland called zygomorphic salivary gland also formed। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। डन? Yes, sir. ओके।